नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ है, जिसमें लास्ट वीडियो तक हम गुप्तवंश और हर्षवर्धन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में राजपूत काल को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, ए तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको ये आइडिया होगा कि जो साउथ का लिटरेचर था उसको क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो जो तमिल साहित्य है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इसके। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया जाता था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। और संगम ये क्या था? ये तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा थी। ठीक है, एक ग्रुप था। ठीक है, जिसका आयोजन कौन करते थे? जो पांड्य शासक होते, जो पांड्य राजा होते थे, वो इसका आयोजन करते थे। और टोटल अब कितनी संगम हुई थी? कितनी ये संगम वाली जो बैठक थी, कितनी हुई थी? 3 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी के मतलब कर्नाटक में हम्पी में है। ठीक है, देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है किस राज्य में स्थित है, या कभी कभी आपको मैचिंग में 4 दे दिए जाते हैं और आपसे मैच करने के लिए आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के हम्पी नामक स्थल में अवस्थित है। ठीक है, और यह मंदिर किस देवता या किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। और ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित कौन सा मंदिर है, तो वो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर है। और हम्पी क्या है? हम्पी जो स्थल है वो क्या है? विजयनगर राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कराया था? आपसे क्या पूछा है? जो चोल झील थी उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? और ये चोल झील देखिए, आपको क्वेश्चन में ही दिया है कितनी लंबी थी? 16 मील लंबी थी। किसने कराया था निर्माण? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज या इनमें से कोई नहीं। तो जो चोल झील थी इसका निर्माण कराया था ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, देखिए, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण कराया था। ठीक, तो जो राजेंद्र प्रथम था इसने एक गंगा को विजिट करने का एक अभियान चलाया था, जिसकी सफलता के बाद इसने गंगैकोंड यानी कि गंगा की जो गंगा नदी है उसको पार करने वाला या वहां तक पहुंचने वाला, इसका मतलब होता है गंगैकोंड का। ठीक है, इसकी उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नाम की एक राजधानी स्थापित की। ठीक, और इसी नई राजधानी के पास से उसने एक चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये क्या है? ये वही चोल झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, चोल जो आपको इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें क्या जो डिस्क्राइब किया गया है, जैन सभाओं में जो लोगों को भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहते हैं? वेल्लन वगाई,
शालाभोगा, पल्ली पल्ली छा पल्ली छांदम या ब्रह्मेय। तो इसको कहते हैं सी, पल्ली छांदम। ठीक है, तो जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली जो भूमि थी उसको कहते हैं पल्ली छांदम। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम या पल्ली चयंदम कहते हैं। ये क्या लिखा है ठीक से क्लियर नहीं है, कहा जाता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वगाई या वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोगा कहा जाता था और ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेय। ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ब्राह्मणों को दिया जाने वाली कोई चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महीपाल? तो कौन था? पाल वंश का जो पहला शासक था वो गोपाल था। ठीक है, यही क्या था, यही गोपाल क्या था, पाल वंश का संस्थापक भी था। ये देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी वंश का जो पहला शासक होगा वही उस वंश का संस्थापक भी होगा। ठीक, देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक, और वो किस धर्म को मानने वाला था या किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और उसने नालंदा में एक विहार का निर्माण कराया था। देखिए आपको चैत्य और विहार बौद्धों में पता होगा, बौद्ध धर्म में चैत्य और विहार दो स्थल होते हैं। चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है जो उनके पूजा अर्चना करने की जो जगह होती है उसको वो लोग चैत्य कहते हैं। और विहार जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके जो रहने की जगह होती है उसको विहार कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी आपसे चैत्य और विहार भी पूछ लिया जाता है कि चैत्य क्या है, विहार क्या है। तो चैत्य है बौद्धों के पूजा करने का स्थान, पूजा पाठ या जो भी चीज़ें उनके धर्म में होती हैं वो करने का स्थान। और विहार क्या है? विहार है बौद्ध भिक्षुओं के या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के, जहाँ वो लोग रुकते हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं, वो स्थान। नेक्स्ट, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, इस पूर्वी हिस्से में जैसे बंगाल, बिहार आदि आते हैं। ठीक, देखिए पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना की थी। ठीक, तो पाल जो साम्राज्य था भारत के किस हिस्से में फैला था? बंगाल और बिहार के हिस्सों में फैला था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक, और धर्मपाल था जो पाल वंश का एक शासक हुआ, धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ए तोमर वंश का, बी खिलजी वंश का, सी सैयद वंश का या डी तुगलक वंश का? देखिए ये आपको साफ साफ तीनों पता चल रहे होंगे। जो खिलजी, सैयद और तुगलक हैं ये क्या हैं? ये दिल्ली सल्तनत के हैं। ठीक है, तो उसके ये किसकी बात हो रही है? 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो तीन है खिलजी, सैयद और तुगलक, ये तो सबको पता है क्या है, ये दिल्ली सल्तनत के भाग हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वंश हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का शासन था। देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। ठीक है, तो तोमर वंश का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? अनंगपाल। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने राजपूत काल के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका देखिए यहाँ पर आपका जो प्राचीन भारत है इसके सारे MCQ
ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट है कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाते हैं जिनको स्पेसिफिक टॉपिक में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम विविध क्वेश्चन देख लेंगे। प्राचीन भारत में जो विविध क्वेश्चन आए हैं पिछली बहुत सारे एग्जाम्स में। इसके बाद आपका एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।